चीजें करानी है बहुत ही सौखी है, पहली बात तो ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट एक बार कल की आयोनाइजेशन एनर्जी को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें कल कहा था मैं तुम्हारे लिए ग्राफ लेके आऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो तुम इस ग्राफ में ध्यान से देखो। देखो 3D सीरीज की बात करूं और 4D की बात करूं, उनमें किसी एलिमेंट की कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है, यस और नो? हाँ जी सर। हाँ देखो जी। 3D 4D में कोई ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, बट 5D तो देखो सबसे ऊपर है, यस और नो? यस सर। हाँ यस जी। सर। 5D एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो 3D और 4D से भी ज्यादा है, जो कि एक मतलब अजीब सी चीज है सोचने पर, यस और नो? जबकि होना चाहिए था कि 5D की सबसे कम होनी चाहिए थी, बट 5D की क्या हो चुकी है सबसे ज्यादा। उसका मैं तुम्हें रीजन कल भी बता चुका हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, देख लो। यस सर। ठीक है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक तो साइज कम हो गया, दूसरा एफ की पुअर शील्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर वाले टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी मुश्किल हो गया डाउन द ग्रुप। तो 5D सीरीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यूज है वो 3D से भी ज्यादा, वो 4D से भी ज्यादा, यस और नो? यस सर। बिल्कुल। यस सर। 3D और 4D में किसी में 3D की ज्यादा, किसी में 4D की, तो मैंने तुम्हें बताया था। अगर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10, तो ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 में क्या आएगा? 4D की 3D से ज्यादा आएगी, यस और नो? यस सर। और अगर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12, तो यहाँ पर 3D की 4D से क्या आएगी? ज्यादा आएगी, यस और नो? यस यस सर। सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी Yes. तुम्हें समझ आ रही है? हाँ जी सर। आ यस रही है। सर। एक लास्ट चीज रह गई थी, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यस और नो? कल ये हाँ लास्ट जी चीज सर। रह गई थी, सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बाकी हमने कल 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। देखो तुम कहोगे सर कि कल आपने पहले पिछला सारा रिवाइज करवाया था, एक दिन छोड़कर रिवाइज करेंगे, तो कल जब हम क्लास लेंगे तो कल की क्लास 1.5 घंटे की होगी, उसमें मैं पहला आधा घंटा जितना भी पढ़ाया होगा डी एंड एफ ब्लॉक उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जितना हम रिवाइज करेंगे उतना ये चैप्टर हमारे दिमाग में फीड होता जाएगा, यस और नो? यस बिल्कुल सर। सर। अब यस सर। देखो सिग्निफिकेंस क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का, इसको मैं एक एग्जाम्पल से ही तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सुनना ध्यान से, आयोनाइजेशन एनर्जी, मान लो मैं दो एलिमेंट्स लेता हूं, एक है निकल और एक है प्लेटिनम। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक निकल ले लिया, एक प्लेटिनम ले लिया, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 4। जो निकल की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का सम है वो है 2.49 इंटू 10 रेज टू पावर 3, जबकि प्लेटिनम के लिए वो है 2.66 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। अगर थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो निकल के लिए वो है 11.29 इंटू 10 रेज टू पावर 3, तुम्हें वैल्यूज याद नहीं रखनी है, और इसके लिए है 9.36 इंटू 10 रेज टू पावर 3। सुनना ध्यान से, देखो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये तुम्हें किसी कंपाउंड की, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताएगी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जो निकल है वो +2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो +4 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसके पहली 4 आयनाइजेशन एनर्जीज की तो बात की है। सिमिलरली प्लेटिनम भी +2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्लेटिनम +4 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब मुझे ये बताना है कि अगर मैं निकल +2 को प्लेटिनम +2 से कंपेयर करूं तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? मतलब निकल +2 ज्यादा स्टेबल है या प्लेटिनम +2 ज्यादा स्टेबल है? या फिर अगर मुझे बताना है कि निकल +4 और प्लेटिनम +4 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो उसके लिए सिंपल मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी का सम होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी के सम की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखो
इस डाटा को देखकर बताओ Na+2 ज्यादा स्टेबल है या Platinum+2 ज्यादा स्टेबल है? Ni. जिसकी पहली दो आयोनाइजेशन एनर्जी का सम कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें कम देनी पड़ रही है, इसका मतलब निकल+2 बनना चाहता है। यस और नो? Yes. sir. मैं कहूंगा Nical+2 की स्टेबिलिटी Platinum+2 से ज्यादा है। बट मुझे ये देखकर बताओ, थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का सम देखकर बताओ कि Ni+4 ज्यादा स्टेबल होगा या Platinum+4 ज्यादा स्टेबल होगा? Platinum+4. तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज को देखकर हमने किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बता दी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और हमने कैसे बताई? हमने बोला स्मॉलर द वैल्यू ऑफ सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, more will be the stability, more will be the thermodynamic stability in the particular oxidation state. More will be the stability, thermodynamic stability. चेक करो क्या तुम्हें ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपैरिजन के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूँ Nical+2 ज्यादा स्टेबल है या Platinum+2। तो मेरे को कुछ नहीं करना, उनकी फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जीज के सम को कंपेयर करना है एंड मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी ने मदद की ना हमारी इस काम में। यस और नो? यस हाँ जी, तो ये उसकी Yes, sir. सिग्निफिकेंस हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हाँ जी भैया। अब हमने कल तक कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी आयनाइजेशन एनर्जी तक? 4 4 हो गई थी। 4। वो तो उसके Four. पॉइंट्स हैं, आयनाइजेशन points, एनर्जी के हाँ। पॉइंट्स हैं। अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जा रहा हूं। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जर्नल प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और मैं जा रहा हूं मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर। ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनने वाली बात है। मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर जा रहा हूं। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है अभी ये। खत्म हो गया आयनाइजेशन एनर्जी वाला काम, खत्म हो गया। वही सारे पॉइंट्स बस जितने मैंने बताए हैं वो दिमाग में रख लोगे, पेपर में भी फुल आएंगे, कॉम्पिटिटिव में भी फुल आएंगे। ओके सर। ठीक है, अब सुनो। मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिज्म के बेस पर हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, और शायद तुम सबने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में भी, सॉलिड स्टेट में जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। Diamagnetic. ये तुमने क्लास +1 में भी सुना होगा, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं which are weakly attracted in the magnetic field। मतलब अगर उन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। डायामैग्नेटिज्म मतलब वीकली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक किन्हें बोलते हैं? जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे वो सब्सटेंसेस क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ जी। सर ये वीकली yes, रिपेल्ड sir. वाला नहीं पॉइंट समझ आया, एक बार बताना। कौन सा पॉइंट? तूने एक weakly repelled सब्सटेंस वाला। लिया, अगर वो चुंबक से चिपक रहा है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर वो चुंबक को नहीं अट्रैक्ट कर रहा, चुंबक से नहीं चिपक रहा, तो डायामैग्नेटिक है। ठीक है सर। आया समझ? हाँ जी हाँ जी। Yes, sir. किसी एटम के अंदर मैग्नेटिज्म आता कहां से है? तुम्हें सबको पता है कि अगर मैं ये न्यूक्लियस है और ये मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन एक तो रेवोल्यूशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस, एक वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेशन करता है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का मोशन अर्थ के मोशन से कंपेयर किया जा सकता है। जिस तरह अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस के लॉन्ग भी घूमता है और न्यूक्लियस के लॉन्ग भी घूमता है। यस और नो? ठीक है सर। Yes, सुनो, Yes, sir. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड घूमता है ना, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। movement. ठीक है। और जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास +1 में जरूर वर्ड सुने होंगे, हाँ स्पिन जी। मैग्नेटिक Yes, मूवमेंट। अब Yes. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनमें जो मैग्नेटिज्म देखा जाता है
वो इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन हो रही होती है उसकी वजह से देखा जाता है, यानी उनमें देखा जाता है किस तरह का मैग्नेटिज्म, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। उनमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देखा जाता। अभी ना तुमसे वो पूछा जाएगा क्यों, ना उसको अभी समझाने में कोई फायदा है, ठीक है, मैं अब समझाऊंगा, वैसे वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, हाई लेवल की बात है, बट हाँ उनमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, तो उनमें देखा जाता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट? इट इज सिंपली रूट ऑफ n into n plus 2 बोहर मैग्नेटन। ये फॉर्मूला होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, जहां पर n जो है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सुन लो, वो सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी हम सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। यस सर। यानी तुम्हें मान लो 3-4 मैं बोल दूं, मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दूं Mn+2, बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? तुम बोलोगे सर Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। सर अगर आपने Mn+2 बोला तो मतलब 3d10। सर d के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सर ये डायामैग्नेटिक है, यस और नो? 3d10 हाँ जी बोलो गजल। भैया 3d10 ओ मैंने जिंक कहना था, जिंक, सॉरी जिंक। Zn+2 को मैं क्या बोलूंगा? डायामैग्नेटिक, यस और नो? अच्छा, अगर मैं Mn+2 की बात करता हूं तो सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होएगी। सर 5 अनपेयर्ड, सर ये तो पैरामैग्नेटिक है, यस और नो? बिल्कुल। अब कोई तुमसे पूछ ले कितना मैग्नेटिज्म है, तो उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? रूट ऑफ n into n+2 बोहर मैग्नेटन। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 5 n represents number of unpaired electrons. Are you getting my point or not? यानी Yes, d sir. block के Yes, elements, they can be paramagnetic, they can be diamagnetic, it all depends upon number of unpaired electrons. अगर unpaired electrons हैं तो मतलब paramagnetic, अगर unpaired electrons नहीं है मतलब सारे paired हैं तो मतलब diamagnetic। बेसिकली पता क्या होता है? बेसिकली होता क्या है तुम्हें पता ही है कि अगर मान लो एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, मतलब अगर मान लो तीनों में रखना है तो तीनों की स्पिन सेम रखते हैं। यस सर। तो ये मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट है, तो मान लो अगर अनपेयर्ड है तो तीनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो इसकी वजह से उनमें क्या आता है? मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। अगर मान लो सारे पेयर्ड हैं तो देखो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो आपस में क्या कर देंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे और मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है सर। आगे मेरी बात समझ? हाँ जी यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखो ध्यान से। तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है, यानी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात ही चल रही है, ऑफ Mn+x आयन एंड दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये यूनिट्स पता है ना, बोहर मैग्नेटन बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 5.96 बोहर मैग्नेटन यूनिट्स है। तुम्हें बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैल्यू ऑफ x। तुम्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुम्हें x की वैल्यू भी बतानी है। तो कौन मुझे बताएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले फॉर्मूला से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ लेंगे। रूट n into n+2 must be equal to 5.96, yes or no? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद यहाँ से n आ जाएगा, yes or no? यस सर। यस सर। भाई बाकी भी बोल लो कि तोड़े को लो कुछ वखरा पूछा। इसके बाद उसके और उसके कॉन्फ़िगरेशन बाद चेक हम देख करेंगे। सकते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन से किसमें इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो कि n आएगा, yes or no? यस सर। यस सर। ये सारे करेंगे जो कहीं और पढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। मैं आंसर तुम्हें निकालने का सिंपल एक शॉर्टकट बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, काम खत्म। डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा है वो तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, काम खत्म। n की वैल्यू 5 है, लो ऐश करो। तुम निकाल के देख लो बेशक, तुम निकाल के देख लो बेशक, मैंने निकाल दी है, n की वैल्यू 5 है भाई, बात खत्म। हमेशा डेसिमल से पहला लिखा हुआ नंबर तुम्हें देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। अब पता लग गया n5 है मतलब 5 अनपेयर्ड हैं,
तो मैंगनीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने अभी देखे थे ऊपर? 5 देखे थे। तो x की वैल्यू क्या हो गई है? +2। काम खत्म। बोलो कहाँ तुम स्केयरिंग करोगे, फिर सॉल्व करोगे, और मैं बैठा हूँ एग्जामिनेशन में, मैं तो 1 सेकंड में करके आगे भी चले जाऊंगा क्वेश्चन पे। यस और नो? हाँ जी सर। Yes, ओ sir. भाई समझ आई तुम्हें टेक्निक जो समझाई गई सर? है? हाँ जी। सर n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड भाई साहब, अनपेयर्ड है वो। n मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है सर। बोलो इजी लगा? हाँ जी हाँ जी सर, एक बार Yes, प्लस टू yes, बताना, sir. प्लस टू कैसे निकाला था आपने? अरे यार अब मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तू देख ले, पहले मैंगनीज लिख ले, फिर 1 निकाल कर देख कितने आ रहे हैं, 2 निकाल कर देख कितने आ रहे हैं, पता लग जाएगा तेरे को। देख अभी तो ऊपर निकाला था, मैंगनीज +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। खत्म। ठीक है सर। समझ गया मेरी बात को? हाँ जी समझ गया। Yes, sir. चले आगे। हाँ जी Yes, सर। sir. चलो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमने खत्म कर लिया। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझना पड़ेगा और क्वेश्चन आता भी जरूर है। 6th प्रॉपर्टी पे आते हैं, सर एक बार फॉर्मेशन उसका ऑफ। एक्स भी निकाल दो। निकाल तो दिया 2। अच्छा ठीक है। अरे एक्स ही तो निकाला मैंने, 2 नहीं समझ आया तुम्हें? बस सर आगे उसकी नहीं। कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहनी है ना, बस वो +2 4s में से निकाल देने हैं। हाँ बस तो इलेक्ट्रॉन। सिंपल, बिल्कुल। हाँ जी चलें आगे अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ जी हाँ जी Yes, sir. देखो अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कहता है कि डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर शो करते हैं, वो कलर शो करते हैं। सुन लो ध्यान से, पूरी केमिस्ट्री में, मैं पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कलर सिर्फ 3 कारणों के, मतलब 3 रीजंस की वजह से शो हो सकता है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई कंपाउंड कलर शो करता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है डीडी ट्रांजिशन, जो मैं भी समझाऊंगा। डीडी ट्रांजिशन क्लियर है? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर शो करते हैं, किसकी वजह से? डीडी ट्रांजिशन। पहली बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी सर। अच्छा, दूसरा रीजन होता है कलर शो करने का, चार्ज ट्रांसफर। दूसरा रीजन कलर शो करने का होता है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनका कलर शो करने का कारण होगा चार्ज ट्रांसफर। और तीसरा कलर शो करने का रीजन होगा फजान रूल। अगर तुम्हें +1 याद हो, केमिकल बॉन्डिंग याद हो, मैंने उसमें तुम्हें एक एग्जांपल करवाया था, AgCl, AgBr, AgF और AgI। अगर तुम आगे चलोगे, मतलब इस साइड चलोगे, तो इस साइड चलने पर फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी भी बढ़ती है। इसीलिए AgF तो सॉल्युबल होता है, इसके तो प्रेसिपिटेट मिलते ही नहीं है। AgCl के होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr के होते हैं लाइट येलो, और AgI के होते हैं डार्क येलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज अकॉर्डिंग टू फजान रूल। ये तुम्हें मैंने करवाया हुआ है +1 में, अगर तुम्हें याद हो तो। बोलो मेरी आवाज आ रही है? कर दो ये। अरे सिद्धार्थ, इसका इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर कलर का कारण ये 3 में से कोई एक होगा, जिसमें से हमने इस चैप्टर में सिर्फ 2 कारणों को समझना है। फजान रूल इस टॉपिक, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो केमिकल बॉन्डिंग में समझाया जाता है, तो वहां पर ही समझाया जाएगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ 2 कारणों पे होगा, वो है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा क्या है? चार्ज ट्रांसफर। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर आ रही है। यस सर। अब मैं तुम्हें डीडी ट्रांजिशन का मतलब समझाता हूं। अगर तुमसे बोले कोई फॉलोइंग आयंस देके पूछे कि इनमें से कलर कौन सा होगा, सबसे पहले तो ये देख लेना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होगा। ठीक है, वो क्या होगा? कलर्ड होगा। अब उसके कलर होने का कारण क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन। मैं डीडी ट्रांजिशन समझाता हूं क्या होती है। क्या तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे से पढ़ रखा है? हाँ जी सर। बिल्कुल पढ़ रखा है। बाकियों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ सिद्धार्थ नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। पढ़ा हुआ सर। यार तुम कितने बड़े बेशरम हो यार, तुमसे क्यों नहीं बोला जाता? मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे को बोलने में तकलीफ क्या है। बेटा लॉकडाउन खत्म हो गया, ट्यूशन पे अपना मुंह दिखाना है ना मेरे को, तो मैं ये सब चीजें काउंट करके तुम्हें ट्रीट करूंगा उसके अकॉर्डिंग, कि कौन मेरी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा था जब मैं बोल रहा था, कौन नहीं कर रहा था, उसको उसी के अकॉर्डिंग टाइम मिलना है। ये बात याद रखना, मैं तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, मैं ऐसा बंदा हूं
जो जैसा करेगा उसको वैसा ही देता हूँ, सिंपल सी बात है। जो बढ़िया करेगा उसको बढ़िया मिलेगा, और जो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता तो फिर नमस्ते हो जानी है मेरी तरफ से। देख लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कौन बता सकता है हमने क्या पढ़ा था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भाविका, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था? सर डी जनरेसी ब्रेक हो जाती है, डी और बिल्कुल, हमने डी पढ़ा था कि के 5 ऑर्बिटल्स जो एक ही एनर्जी लेवल पर होते हैं, जिनको डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, हमने उन ऑर्बिटल्स को स्प्लिट होते हुए देखा था, 3 नीचे और 2 ऊपर, और हमने इसको बोला था कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई है, यस और नो। नीचे वालों को हमने बोला था T2G और ऊपर वालों को हमने बोला था EG, अगर तुम्हें कुछ याद हो तो। हाँ जी सर, आ रहा है। यस सर। Yes, sir. इसको हमने बोला था डेल्टा नॉट, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यस और नो। सिर्फ Yes, इतनी sir. सी चीज तो याद आ रही है कि हमने क्या पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि लिगेंड जब अप्रोच करता है मेटल को, क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के पास भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनकी डी जनरेसी टूट जाती है और वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG में, यस और नो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. यस सर। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, मान लो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सुनना ध्यान से, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस आ रही है यस सर। सर। Yes, sir. होगा क्या, जैसे ही तुम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, अब तुम नहीं दोगे, तुमने लाइट डाल दी मान लो उसके ऊपर, तो लाइट कंटेन्स व्हाट? फोटोन। फोटोन के अंदर एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है फोटोन में? h म्यू, यस और नो। Yes, sir. Yes, तो sir. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को लेकर एक्साइट हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइट हो जाता है, यस और नो? हो जाता है सर। Yes, sir. बट ये भी बात बिल्कुल सच्ची है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, वो स्टेबल अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, कम एनर्जी वाली स्टेट में होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चला तो गया है ऊपर, अब इलेक्ट्रॉन वापस भी आएगा, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. भाई मान लो कि तुम दोपहर को 2 रोटियां खाते हो, ठीक है, अब तुम दोपहर को चले गए शादी पे या दोस्त की बर्थडे पार्टी पे, वहां तो हम ऐसे खाते हैं कि आज के बाद मिलना ही नहीं है कुछ भी। तो मान लो तुमने वहां पर ठूस लिया है तगड़े तरीके से, अब तुम चले गए हो एक्साइटेड स्टेट में, क्या तुम वहां रहना चाहोगे? नो सर। तुम दोबारा से No, sir. कोशिश करोगे कि तुम अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाओ, मतलब तुमने अपना कुत्तों की तरह पेट भर लिया, ये समझो, ठीक है ना। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि यार अब मैं, बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे को, मैं कहाँ पे जाऊं कहाँ पे ना जाऊं, मतलब बड़ा ही मुश्किल सी कंडीशन में आ गए हो, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, तो sir. वापस किस में आना चाहोगे? अपनी स्टेबल स्टेट पे, यस और नो? उसी तरह यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, चला तो sir. गया एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, बट वो वापस भी आएगा, और अगर वो वापस आएगा तो क्या वो भाविका एनर्जी को एमिट भी करेगा? जो वो फोटोन लेकर गया है उतनी एनर्जी को एमिट भी करेगा। यस सर। और भाविका एनर्जी थोड़ी का सी फॉर्मूला मैंने disturbance आ रही +1 है। में पढ़ रखा है, hc/λ। यस सर। तो जो वो एनर्जी एमिट करेगा भाविका, मेरे पास उसकी वैल्यू होगी, मेरे पास h की वैल्यू है, मेरे पास c की वैल्यू है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं वहां से लैम्डा निकाल दूंगा जो मेरे पास विजिबल रीजन यानी विबग्योर में से किसी एक वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। हाँ जी यस सर। सर। तो बस उसकी वजह से कंपाउंड कलर शो करेगा। अब क्या नीचे जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो भी डी के हैं? हाँ जी उसी के। और सर ऊपर जो थोड़ी 2 सी ऑर्बिटल्स, डिस्टरबेंस आ रही है। ये किसकी डिस्टरबेंस आ रही है यार? माइक म्यूट कर लो जिसकी भी आ रही है। क्या नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं वो भी डी के हैं? हाँ जी उसी के। और जो Yes, ऊपर sir. 2 ऑर्बिटल्स हैं वो भी डी के हैं? यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन ने कलर शो किया बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब तुम समझ गए होगा शायद, नीचे भी डी ऊपर भी डी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। और याद रखना इलेक्ट्रॉन किस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है उस पे कलर नहीं डिपेंड करेगा, उसने वापस आते हुए कौन से कलर का फोटोन, कौन सी एनर्जी का फोटोन रिलीज किया है उस पे कलर डिपेंड करेगा, यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. अगर किसी कंपाउंड के अंदर डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो डेफिनेटली वो कलर शो करेगा बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डी ट्रांजिशन नाउ? यस सर। यस सर। Yes, बोलो sir. भाई, सबको समझ आ रहा है डी ट्रांजिशन? कि Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन Yes, होगा, sir. वो एनर्जी को, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा,
और वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे हम लैम्डा निकालेंगे, जो कि लाइट के किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग कलर को हो सकता है किसी भी कलर के लिए आ जाए, मतलब वेव में से किसी भी कलर के लिए आ जाए, बिकॉज यही हमें दिखाई देते हैं। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. ओके, तो ये तो हमें समझ लिया डीडी ट्रांजिशन। यस और नो? हाँ जी सर। इससे हाँ हमारी जी, सर। काफी जो दिक्कतें हैं वो तो सॉल्व हो ही गई। बट प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अब हम बात करते हैं KMNO4 की। KMNO4 में Mn+7 है, ठीक है। K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम +6 है, ठीक है। ये किसकी डिस्टर्बेंस आ रही है यार? बंद कर लो। K2Cr O4, इसमें भी क्रोमियम +6 है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर तुम चेक करो मैंगनीज +7 में, तो चेक करोगे डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी 0 है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. चेक कर लो मैंगनीज +7, डी 0 है। Yes, sir. अच्छा, चेक कर लो क्रोमियम +6, डी 0 है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 3d5 4s1। भाई 6 ठीक इलेक्ट्रॉन है निकल सर। गए तो डी में क्या ठीक है बचा सर। ठुल्लू? हाँ Yes, जी हाँ जी sir. सर। Yes. Yes, sir. यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0, मतलब जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में। अब देखो, वैसे तो प्रैक्टिकल अगर मैं डीडी ट्रांजिशन को देखूं तो मुझे पता है कि इनका कलर नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यस और नो? हाँ जी सर। बट ये तो Yes, sir. दुनिया जानती है कि KMNO4 का कलर पर्पल है। हाँ जी यस सर। और नो? KMNO4 का कलर क्या है? KMNO4 का कलर पर्पल है, तो दुनिया पर्पल जानती है। है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है, इट इज ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज इन कलर। ये भी सबको पता है, इट इज ऑरेंज इन कलर। और ये बेसिकली जो क्रोमेट आयन है वो येलोइश कलर का होता है। मतलब इनमें Yes, तो sir. D0 है, D0 कॉन्फ़िगरेशन, बट फिर भी ये कलर शो कर रहे हैं। यस और नो? ये एक्सेप्शंस हो जाएंगे। Yes, sir. एक्सेप्शंस नहीं है, बता तो रहा हूं कि जिनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो कलर शो करेंगे डीडी ट्रांजिशन की वजह से। जिनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी वो शो करेंगे ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। किसकी वजह से करेंगे? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। Charge वैसे तो ये transfer. चार्ज ट्रांसफर इज नॉट इन द कोर्स, बट मैं फिर भी तुम्हें समझाना चाहूंगा कि ये चार्ज ट्रांसफर क्या चीज होती है। देखो, KMNO4 हो चाहे K2Cr2O7, क्या दोनों में तुम्हें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन। यस सर। अच्छा, मैं एक बहुत ही मतलब समझ लो कि अगर मैं केबीसी में होता तो मैं 25 लाख का सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहूंगा ऑक्सीजन, या हमने एमओटी थ्योरी क्यों पढ़ी थी? हमने क्लास +1 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ी थी? ऐसा क्या ड्रॉबैक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ी थी? ऐसा क्या कारण था? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक निकल रहा था, बट इन रियलिटी एक्सपेरिमेंटल डाटा शो करते हैं कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटाज हमें शो करते हैं। इसी को प्रूव करने के लिए हमने क्या पढ़ी थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले बताओ, मेरी इतनी बात समझ आ रही है? Yes, ठीक है sir. सर। इसका मतलब अगर एमओटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो डेफिनेटली जब तुम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे σ1s, σ*1s, σ2s, σ*, याद है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसमें क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं तुम्हें दिखा देता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, अगर तुम देखना चाहो तो। हम लिखेंगे σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2x, उसके बाद σ2px, π2px, π2py, π*, σ*, याद आया कुछ? Yes. Yes, sir. 16 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, 16। तो 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, यानी ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसमें है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। यस और नो? यस सर। Yes, sir. कंसर्न नहीं है इस चैप्टर से, बट समझा रहा हूं। यानी ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है? ये ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैंगनीज के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है? एक्साइट करता है। ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज के कहां पर एक्साइट करता है? वेकेंट ऑर्बिटल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय Yes, पॉइंट? sir. Yes. ठीक है सर। ये जो ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मैंगनीज के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है? एक्साइट करता है। क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे करेगा? एनर्जी लेकर।
Yes, sir. Yes. तो Yes, फिर sir. वापस भी आना पड़ेगा उसको, यस और नो? Yes, sir. तो एनर्जी रिलीज करेगा तो hc by लैम्डा से उसका लैम्डा निकाल लूंगा तो कलर बता देगा कि कौन सा कलर उस कंपाउंड का होगा। अब सुनना ध्यान से, मैंगनीज +7 इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करेगा। क्यों? सोचो क्यों करेगा मैंगनीज +7 इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट अपनी तरफ? क्योंकि उसका Sir, जेड वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। हाँ, अरे उसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, यस और नो? yes, sir. तो इसका इसी को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर, और इसकी वजह से ही KMnO4 K2Cr2O7 यानी KMnO4 इज पर्पल इन कलर, K2Cr2O7 इज ऑरेंज इन कलर, K2CR4 इज येलो इन कलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, पक्की sir. बात है? हाँ जी, हाँ जी। देख लो Yes, sir. अब। Yes, sir. तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो अब मैं समझाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तुमने जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हैं, क्या उसमें ऑलमोस्ट 90% डी ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व है? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अगर तुम्हें याद हो, हम डब्बे बनाते थे और फिर हम क्या करते थे, लीगेंड्स इन डब्बों में भरते थे, यस और नो? इलेक्ट्रॉन जो लीगेंड से आया होता था उस डब्बों में भरते थे कि नहीं भरते थे? Yes, sir. Yes. भाई तुम्हें याद है कुछ? भूल कोऑर्डिनेशन गया कंपाउंड सर। या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है? कि मेटल और लीगेंड का बॉन्ड होगा। यहाँ पर तुम्हें मेटल और लीगेंड का बॉन्ड दिखेगा, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस FeCN6 होल -4 ऐसे कंपाउंड्स नहीं पड़े कोऑर्डिनेशन हाँ जी, हाँ कंपाउंड जी में? सर, पढ़े पढ़ेगा। हैं। तो मोस्टली इनमें देखो अल्कली मेटल भी बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट अल्कली मेटल्स बहुत कम बनाते हैं। मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और यार याद आ रहा है कुछ के नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आ रहा है Yes, sir. तो लीगेंड से ये मेटल जुड़ रहा है, तो बता सकते हो मेटल के पास क्या होना चाहिए अगर उसे लीगेंड से जुड़ना है? Empty d orbital. वेरी Vacant गुड। orbital. तो इसका Same मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एम्प्टी वेकेंट Empty. डी ऑर्बिटल। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है? होता है। Yes, sir. Yes, sir. यानी पहला कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो अगर तुम्हें याद होगा CFT में मैंने तुम्हें बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहती है कि मेटल का ऑर्बिटल और लीगेंड का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, बट CFT कहता है ऐसी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। मेटल और लीगेंड आपस में पास आते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? हाँ जी सर। तो अब देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या उनका Z इफेक्टिव ज्यादा है? Yes, sir. Yes, अरे sir. कंपेयर Yes, करो sir. एस ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करो इनके Z इफेक्टिव को, तो डेफिनेटली एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनका Z इफेक्टिव ज्यादा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, और sir. Z इफेक्टिव ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यस और नो? हाँ जी, हाँ जी। तो Yes, sir. स्मॉल साइज के कारण इनका Z इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिससे लीगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अगर पेपर में आया कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो मैं ये अगर 3 पॉइंट्स लिखाऊंगा वहां पर, बिकॉज ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, तो मुझे नंबर जितने भी नंबर पेपर में आएगा क्वेश्चन, मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। Okay, क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, 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 sir. Yes, sir. पक्की बात है? की बात है सर। Yes, sir. देख लो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 7th भी क्लियर, क्लियर है सर। हाँ जी। Yes, sir. 8th में आते हैं। Yes, sir. 8th जो इनका फीचर है दैट इज दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, ये कौन से हैं? इंटरस्टिशियल Inter- कंपाउंड्स। पहले ये समझते हैं, पेपर में ये आता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। देखो ध्यान सुनना, तुम्हें याद है जब हमने सॉलिड स्टेट किया था तो हम एटम्स को कितनी भी पास रख लें, उनके अंदर उनके बीच में खाली स्पेसेस रह ही जाती हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। याद है कि नहीं? याद है Yes, सर। याद है। हमने Yes, sir. 3 तरह के पढ़े थे, ट्रायंगुलर वॉइड,
ऑक्टाहेड्रल Octahedral वॉइड, Octahedral void. टेट्राहेड्रल वॉइड, Tetrahedral Yes, void. sir. ठीक है। देखो जब स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर वो छोटे छोटे एटम्स इंटरस्टिशियल जो जगहें हैं, इंटरस्टिशियल जो खाली वॉइड्स हैं, वहां पर आकर अपनी जगह बना लेते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और मेटल्स में जो उनका लैटिस होगा उसके अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस में जब स्मॉल एटम्स लाइक मैं क्या कहूंगा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन occupies that position, then those compounds are called as interstitial compounds. Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes. समझ आ रही है? तो Yes, अब तुम हाँ जी, बताओ sir. कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये क्यों बनाते होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? भाई इनके लैटिस के बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसलिए बनाते होंगे। Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. तो खत्म, 1 नंबर में आएगा पेपर में, लिख दोगे कि इंटरस्टिशियल हाँ जी। कंपाउंड्स क्यों क्या होते हैं और डी ब्लॉक उसको क्यों बनाता है। लिख देंगे सर। Yes, sir. इंटरस्टिशियल कंपाउंड समझ आया कि जब Yes, sir. स्मॉल एटम्स जो है वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आकर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मैंने तुम्हें स्टील बताया था, स्टील याद है? स्टील इज बेसिकली अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बड़े बड़े जो गोले होंगे वो आयरन के होंगे, और जो बीच में जगहें होंगी उस पे कौन आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा, Carbon आ गया. तो बन जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9th, ये कंपाउंड्स अलॉयज फॉर्मेशन भी देते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द अलॉयज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही यूज होते हैं। ऐसा नहीं है दूसरे नहीं होते हैं, बट डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट ऑफ द अलॉयज में यूज होते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आयरन का, आयरन इज अ बेसिकली आयरन और कार्बन का अलॉय ही स्टील है। यस और नो? Yes, sir. अब देखो, बता सकते हो अलॉय हाँ कैसे जी। बनता है? अलॉय कैसे बनता है? Metals को मेल्ट करके उनको मिक्स देखो, करते हैं दो आपस में. मेटल्स को मिक्स करना है। पहले एक मेटल को मैंने मेल्ट किया, दूसरे को अलग से मेल्ट किया, और दोनों को मिक्सचर को आपस में घोल दिया और लिक्विड उसको कूल होने दिया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। बट ऐसा नहीं होगा कि हर केस में तुम मेटल ले लो, 2 उठा लो, एक को मेल्ट कर लो, दूसरे को मेल्ट कर लो, मिक्स कर दो, ठंडा करने के लिए रख दो, अलॉय बन जाएगा। अलॉय बनाने के लिए जो उनके बीच का साइज डिफरेंस है वो 15% से कम होना चाहिए। अगर अलॉय बनाना है तो जो 2 मेटल्स हैं उनके बीच का जो साइज है वो 15% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Atoms के size. हाँ, एटम, उनके जो एटम होंगे अंदर, उनका जो साइज है 15% से कम होना चाहिए, तभी वो अलॉय फॉर्मेशन दे सकते हैं। So क्या क्या मतलब समझ नहीं आई ये बात. क्या नहीं समझ आई? सर, ये ज्यादा एटम्स बड़े- हैं, 15% कंपेयर. ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, तेरे Fe के एटम्स हैं, ठीक है? तूने इसमें कोई और एलिमेंट मिक्स करना है, ये उसके एटम्स हैं, तो इनके एटम्स के साइज सेम थोड़ी होंगे। हाँ जी, हाँ जी. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों का जो एटम का साइज है, इन दोनों के एटम का साइज 15% से कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इनके एटम के साइज के बीच में, तभी ये अलॉय बना पाएंगे। अब क्या होगा, जब अलॉय बनेगा तो एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, एक दूसरे का आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं इसको पिंक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ दूसरे मेटल के। ये सिचुएशन हो जाएगी अलॉय बनने के बाद। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, हाँ Yes, जी, sir. ठीक है. मतलब अगर सिमिलर एटम्स, यानी साइज में एटम सिमिलर होंगे 2 मेटल्स के, तभी वो अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है सर. ठीक है? अब तुम बताओ मुझे, क्या 4D और 5D एलिमेंट का साइज बराबर हो गया था? हाँ जी, हो गया था. हो गया Yes, था। sir. अच्छा, Yes, फिर sir. जब हम 3D में चल रहे थे तो वहां पर भी कुछ एलिमेंट्स का साइज बराबर हो गया था लगभग। Yes, sir. अरे 3D हाँ सीरीज जी। में चलने पर पहले साइज कम हुआ, फिर साइज बराबर भी तो हुआ था। Yes, मांग sir. मांग के सुनते हो लेक्चर, याद नहीं रहती चीजें। बोलो। हाँ जी, हाँ जी, सर. याद है हुआ सर, था. याद है तो सर. यार इसका फायदा कहीं ना कहीं तो लेंगे हम। तो हाँ क्यों जी, ये सर. लॉयस फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? क्योंकि इनके Yes, जो एटम्स हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं उनमें साइज डिफरेंस बहुत ही कम होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑलमोस्ट सेम साइज होने की वजह से, ऑलमोस्ट सेम एटम Yes, के sir. साइज, ऑलमोस्ट सेम एटम साइज होने की वजह से ये बहुत ज्यादा अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ज्यादा अलॉयज में ये यूज होते हैं। ठीक है सर. देखो, हर चीज का अलग रीजन है।
अगर सही रीजन एग्जामिनर को नहीं दिखेगा और तुम गप्पे लिख दोगे फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कारण है एम्प्टी स्पेसेस, अलॉय फॉर्मेशन का कारण है उनके एलिमेंट्स का एटम्स का साइज सेम होना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन का कारण है वेकेंट ऑर्बिटल का होना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना और स्मॉल साइज होना। और अगर मैं बात करूंगा कलर का, तो कलर का कारण है डीडी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूंगा तो उसका कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हर प्रॉपर्टी का कारण अलग है और वो पेपर एग्जामिनर को दिखेगा तो नंबर मिलेंगे तुम्हें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, यस सर, Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात है सर। पक्की बात सर। तो कल Yes, यहाँ sir. से आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे और ऑलमोस्ट समझ लो हमने जो टॉपिक कर लिया है, दिस इज योर 60% ऑफ डी ब्लॉक, जो डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो कल मोस्ट प्रोबेबली वी विल कवर द 90% ऑफ दिस चैप्टर। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुमने इन सारी चीजों को लिखना है और मुझे भेजना है। मतलब तुम लिखोगे क्या, एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, क्यों करता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है, तो क्या कारण है उसका, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में और मेल्टिंग पॉइंट में ये जो 4 चीजें मैंने लिखवाई थी ये तुम्हारे नोट में होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये लिखना है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्यों कलर्ड आयंस बनाते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन देते हैं, क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। होमवर्क भेज देना मुझे आज। मतलब आज तक जो भी करवाए वो हाँ। सारे भेजना। बस बिल्कुल वो तो होमवर्क तो कल ही भेजेंगे ना बेटा। 45 मिनट्स पड़े हैं, वैसे क्लास 8 से 9 होती है। सर। आज थोड़ा करवा जल्दी दो खाना खा थोड़ा लेंगे बहुत यार। और आज। तो मैंने जाना है भाई, मैं करवा देता, नहीं तो अच्छा तभी जल्दी लिया मैंने। सर आज कल वैसे तक आ वो जाएगा सर कल होनी है होमवर्क। सॉलिड स्टेट की। कल मैं बता दूंगा क्योंकि कंजके हैं, तो मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं फोन पे बता दूंगा उसकी बात ना। ओके सर। सर होमवर्क कल तक आज ही सर चलेगा। लेक्चर कल जल्दी तक, अपलोड कर कल तक देना। भेज देना, कल तक। बाय सर। ओके।